गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल पढ़ेंगे। क्लास 12th का हमने ये क्लास 11th में भी पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट योगा एंड लाइफस्टाइल। उसी को थोड़ा एडवांस में क्लास 12th में पढ़ाया गया है, बट विद योर मतलब प्रॉब्लम्स के साथ कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन सा योगा हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। सो योगा एक, एज वी नो, एंशियंट प्रैक्टिस है। अब योगा एक एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस है जो बॉडी, माइंड और सोल को बैलेंस में रखता है। योगा का मेन एम होता है ओवरऑल तुम्हारा वेल बीइंग को अचीव करना। अब आज के फास्ट लाइफस्टाइल में तुम्हारा स्ट्रेस, एंजाइटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं, इसलिए योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और पॉजिटिव थिंकिंग। चैप्टर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था आपकी बैलेंस डाइट क्या होती है एंड what things are to be included in this, the components. That was your macro and micro. So रेगुलर एक्सरसाइज तुम्हें करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें रखनी चाहिए। अब योगा लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन बनाता है। योगा का फिजिकल फिटनेस मतलब योगा की हेल्प से फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होती है, मेंटल पीस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। योगा डेली रूटीन का पार्ट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एवरीवन शुड कंटिन्यू विद दिस। इससे लाइफ में तुम्हारा बैलेंस आता है। योगा लाइफस्टाइल डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज योगा से ठीक होती हैं, इसलिए योगा और लाइफस्टाइल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लोके। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ओनली आसन। सो आसन, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इफ यू हैव हर्ड अबाउट पतंजलि, तो उनका कहना है स्थिरम सुखम आसनम, दैट इज द पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी। अब जो तुम्हारा ब्रह्मोपनिषद है, उसमें भी यही लिखा है, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर ओवरलास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड योर आसन। मतलब बैठना और कंफर्टेबल और स्टडी, ये तुम्हारे 3 वर्ड्स हैं जो तुम्हें आसन के लिए लिखने हैं। ओके, तो आसन योगा का फिजिकल पोस्चर होता है। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाता है। आसन तुम्हारे प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में एक काम करते हैं। अब जैसे रेगुलर आसन से डिजीज होने से पहले ही कंट्रोल हो जाती है। आसन ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेटर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। आसन तुम्हारे, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, बैक पेन जैसे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। पोस्चर तुम्हारा इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी को मतलब किसी का राउंड बैक है, राउंड शोल्डर्स हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। एंड आसन बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी रखते हैं, इसलिए आसन को हम प्रिवेंटिव रोल प्ले करने का एक ओहदा देते हैं। इफ आई हैव मोर बेनिफिट्स ऑफ आसन इज bones and joints become strong, muscles become strong, circulation of blood becomes normal, respiratory organs become efficient, efficiency of digestive system increases, nervous system strength होता ताकत आती है, glandular activities is stimulated and regulated properly, मतलब तुम्हारी ग्लैंड्स की एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। efficiency of excretory system enhances, तुम फ्रेश अच्छे से कर पाते हो। वेस्ट प्रोडक्ट्स और लैक्टिक एसिड, एसिड, फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट जो एक्सक्रीट करते हो वो प्रॉपरली तुम कर पाते हो। इम्यून सिस्टम तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग होता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओबेसिटी।
याद हो पिछले से पिछले आई गेस या क्लास 11th में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसी से तुम्हारे नॉर्मल OPC1, OPC2, OPC3 ये सब पता चलते हैं। अब इफ आई से ओबेसिटी क्या है, सो ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी। मतलब तुम्हें अब इसमें जब तुम आंसर्स लिखोगे एग्जाम में तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे ओबेसिटी, ऊपर तुम ये लिख दोगे वर्ड, देन यहाँ पे लिखोगे तुम इसकी डेफिनेशन में तुम लिखोगे ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। ठीक, ये तो तुम्हारी हो गई नॉर्मल डेफिनेशन जो है। अब इसके आगे ही मतलब डिफाइन लिखने के बाद एक डैश डाल के पहले लिखना, फिर नीचे एक डैश डाल के लिखना। इन अदर वर्ड्स, मतलब अगर हम एक साइंटिफिक या फिजिकल एजुकेशन के थ्रू देखें तो ओबेसिटी क्या है, द कंडीशन व्हेन एन इंडिविजुअल वेट 20% मोर देन द आइडल वेट, 20% मोर देन योर आइडल वेट। जब तुम्हारे नॉर्मल वेट से 20% तुम ज़्यादा हो। अब ये 20% किसने सेट करा है, अकॉर्ड योर अथॉरिटीज़, BMI की कैलकुलेशन के हिसाब से। एन अडल्ट विद अ BMI मोर देन और इक्वल टू 30, BMI के हिसाब से 30 और 30+ तुम्हारा BMI है तो वो OPC कंसीडर होता है। Obesity is the disease, OPC is the patient who have this disease, okay? अब इसमें तुम्हारा कंपैरिजन ज़्यादातर हाइट वेट से करा जाता है। अब अगर ये लॉन्ग टाइम रहती है तो इसको हम एक डिजीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। एंड जो OPC पर्सन्स होते हैं वो मतलब यूजुअली डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, ऑर्थराइटिस, फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन, लिवर मान फंक्शन, ये सब प्रॉब्लम ओबेसिटी में एक इंसान को आती हैं। अब BMI इसमें भी याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आई गेस 22 और 23 2023 के क्वेश्चन में था कि एक इंसान दिया था उसका वेट एंड ये सब हाइट वगैरह, एंड बोला कि BMI कैलकुलेट करो। सो आई होप आप लोगों को BMI का फॉर्मूला याद होगा। व्हाट इज दैट? इट्स योर BMI इज इक्वल्स टू वेट इन kg अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। समझ रहे हो, वेट किलो में और हाइट मीटर स्क्वायर में। या इसको तुम कर सकते हो वेट इन kg एंड यहाँ पे हाइट इनटू हाइट, देन इट्स योर BMI जो आएगा। अब मैंने आपको, अगर आपको टेबल याद हो, मैंने आपको टेबल में पढ़ाया भी था कि हम अंडर वेट, ओवर वेट और नॉर्मल वेट कैसे कैसे कंसीडर करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट अंडर वेट, एक सेकेंड, लेट मी रीड upper thing, I'll write out here for you. Maybe the ink is visible, right? So तुम्हारा यस, तो हम तुम्हारा अंडरवेट कंसीडर करते हैं लेस देन 18.5, और अगर नॉर्मल तुम्हारा वेट की बात करें तो इट्स योर 18.5 से 24.9 के बीच में। देन वी टॉक अबाउट ओवरवेट, तो 25 से 29.9
29.9 के बीच में। इसके बाद ओवरवेट के बाद से तुम्हारी ओबसी की कैटेगरी स्टार्ट होती है। तो ओबसी 1 होता है तुम्हारा 34.9, 2 होता है तुम्हारा 35 to 39, 3 होता है तुम्हारा लेस देन 40। तो इसी से इस बीएमआई के जो हमारे कैलकुलेटिंग इन्होंने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इसी के कंसीडर में हम एक इंडिविजुअल का वेट वगैरह सब चीज़ देखते हैं। तो अब ओबेसिटी की मैं एक इन कंक्लूजन बात करूं, ओबेसिटी का मतलब होता है बॉडी में एक्सेस फैट का होना। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अब ओबेसिटी से डायबिटीज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। अब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये तुम्हें एज अ कंक्लूजन में लिखना है आंसर्स के, इसके ओबेसिटी के कंक्लूजन में। योगा आसन ओबेसिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आसन जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन और भुजंगासन यूजफुल होते हैं, और भी हैं, आई विल एक्सप्लेन एट द लास्ट। सब बीमारियों के एंड में बताऊंगी। ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है, वेट ग्रेजुअली तुम्हारा रिड्यूस होता है। ये जो ये बता रही हूँ मैं कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट होता है और वेट रिड्यूस हो जाता है, ये तुम्हारे आसन के बाद करने का है। तो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है। आसन तुम्हारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आसन अवॉइड करना चाहिए। जैसे तुम्हें सीवियर बैक पेन हो, या मतलब तुम तो नहीं, बट द मेच्योर द एडल्ट वन अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे आसन हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस में करने चाहिए, अगर वो थोड़े हार्डर एक्सेस हैं, एंड हमेशा पूछ कर ही करने चाहिए कि बाई चांस तुम्हें उससे प्रॉब्लम ना हो जाए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज डायबिटीज, मोस्ट कॉमन डिजीज, सबने सुनी होगी। इट्स रिलेटेड टू योर शुगर एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में याद हो, वी टॉक्ड अबाउट दिस ओज वर्ड हर चीज में, लाइक योर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, maltose, all these stuff are your sugar components. तो अब इसमें हम बात करते हैं, या मैं पहले तुम्हें आसन मतलब साथ के साथ आसन भी बताते रहूं, और शैल आई डू ऑन मतलब कंटिन्यूली पहले सारी डिजीज समझा दो, उसके बाद फिर हर एक डिजीज का आसन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो लेने चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज। चलो पहले सारी बीमारियां समझ लो, ओके। बिकॉज मैं एक चीज मेन बताऊं तुम्हें, बुक में अगर तुम देखोगे तुम्हें दिया हुआ है, मतलब पूरे आसन दे रखे हैं रिपीटेडली, कि डायबिटीज में भी आता है, हाइपरटेंशन में भी आता है, आस्थमा में भी आता है, इसमें भी ये आता है, इसमें भी ये आता है। तो इस वजह से आई टेल यू इन द लास्ट कि कुछ कॉमन ऐसे हैं जो तुम वो कॉमन 5 या 6 याद कर लोगे ना, वो तुम हर इस मतलब डिजीज में लिख सकते हो। इसलिए मैंने भी कंक्लूजन में लिखा था, मैंने भी डायबिटीज के बाद ही इसके कुछ जो आसन है वो नहीं लिखा था, मैंने पहले सारे लिखे थे, उसके बाद वो लिखा था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज इज अ रियली वेरी डेंजरस कंडीशन। इफ डायबिटी कंट्रोल ना हो तो ये तुम्हारे रीनल फेलियर, लॉस ऑफ विजन, आई एम टॉकिंग अबाउट रीनल फेलियर, विजन लॉस, एंड तुमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी, एंड योर एम्पुटेशन ऑफ योर लिम्स। अब डायबिटीज को हम एक डिसऑर्डर बोलते हैं। सो डिसऑर्डर जो तुम्हारे शुगर लेवल को तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में, जो तुम्हारी सेल्स होती हैं उसमें बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज लेवल ऑफ शुगर्स इन योर ब्लड स्ट्रीम सेल्स इज डायबिटीज। अब इनफैक्ट जो तुम्हारा हार्मोन होता है, राइट, इंसुलिन, you must have heard out insulin, ये our body uses this hormone to control the level of sugar in our blood. शुगर को, what happened this,
राइटिंग मतलब वो स्पेलिंग अलग आ रही थी अपने आप। शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है हार्मोन। अब जब तुम्हारी बॉडी एफिशिएंटली इस इंसुलिन को काम नहीं करने देती क्योंकि डायबिटीज हो जाता है। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इसमें एक चीज और लिख कर आना तुम, डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप। ये तो बल्कि इतना तुम्हें डीप में इसमें पढ़ाया नहीं है, एज ऑफ जब तुम अगर तुम फिजिकल एजुकेशन आगे कैरी ऑन करते हो 12th के बाद, उसमें तुम्हें टाइप्स के नाम के साथ एंड ग्लैंड्स और क्या क्या सेल्स होती हैं उन सब के बारे में पता चल जाता है। बिकॉज आई हैव स्टडीड आउट, सो आई न्यू टाइप 1 एंड टाइप 2। कूल। टाइप 1 टाइप 2 यही होता है। अब टाइप 1 में तुम्हारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड, चला राइट, ओके आई इरेज सम पार्ट, ओके इट्स नॉट विजिबल दो ना, wait let me just move on, okay so listen, इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड योर टाइप 2। टाइप 1 में तुम्हारा पैंक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, नहीं प्रोड्यूस करता है। कूल। अब इसमें मतलब हेंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड इस ट्रीटमेंट में। तो अब जो तुम्हारा टाइप 2 है उसमें द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन और द हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट प्रॉपरली यूज। इसमें मेन क्या है, इसमें ये चीज भी है कि इंसुलिन नहीं बन पाता है अच्छे से, हार्मोन तुम्हारा या बन जाता है तो काम अच्छे से नहीं करता है। ओके नाउ अब देर आर फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज जहाँ पे तुम्हारी टाइप 1 थोड़ा रेयर होता है, ये तुम्हारा कॉमन है। जस्ट पॉइंट्स नोट करते रहो, बस पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट्स नोट करो। एग्जाम्स में कहानी बनानी सबको आती है, लाइनें अपने आप ऐड कर लेना, जस्ट पॉइंट्स याद रखो जो तुम्हें मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। अब इस डायबिटीज से क्या क्या दिक्कत होती है, यू फील टायर्ड, तुम फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करते हो, तुम्हारे हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, विजन थोड़ा ब्लर होने लगता है, तुम्हारा एक्सेस वेट गेन हो जाता है या फिर वेट लॉस हो जाता है, तुम्हारे जो चोट के घाव होते हैं वो जल्दी से हील नहीं होते हैं, एंड दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ योर डायबिटीज। अब जो पीपल विद ओबेसिटी यूजुअली फॉल प्रे टू दिस डायबिटीज। अब जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेशेंट, वो ज्यादातर डायबिटीज में भी फॉल आउट करते हैं। अब डायबिटीज कैन बी प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इफ तुम कुछ आसन करो। इन द लास्ट आई टेल यू एवरी आसन। अब एक कंक्लूजन जो हम डायबिटीज का कंक्लूजन देंगे, सो डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये इम्प्रॉपर डाइट और लैक को एक्सरसाइज की वजह से होती है। योगा डायबिटीज कंट्रोल करने में एफिशिएंट रोल प्ले करता है। आसन जैसे मंडूक आसन, अर्धमध्य सेंद्र आसन यूजफुल होते हैं। ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं जिससे इंसुलिन सिक्रिएशन इंप्रूव होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है एंड स्ट्रेस कम होता है। लेकिन एडवांस डायबिटीज में प्रिकॉशंस जरूरी होते हैं। विदाउट डॉक्टर एडवाइस यू कांट परफॉर्म सच ऑफ योर आसन, क्योंकि कई बार दिक्कत हो जाती है कि तुम्हारा कोई ग्लैंड वगैरह पे प्रेशर पड़ जाता है, देन इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस, तो डॉक्टर की एडवाइस लेना ही इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स मूव ऑन टू अस्थमा। अब अस्थमा देन ऑल नाउ वन मोर टाइम, ये बहुत कॉमन है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अब अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ योर इज अ डिजीज, आई थिंक पेन का फॉन्ट थोड़ा छोटा है, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल राइट, थोड़ा डार्क कलर भी लेते हैं। लंग्स,
लंग्स का, जिसमें in which the airways become blocked or narrowed causing difficulty in your breathing। जो तुम्हारे नेजल होता है, योर नोज, तुम्हारे नोज के जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, सूजन खा जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं। अब इन अस्थमास एयरवेज ऑल्सो स्वेल अप, जो भी मैंने बोला, तुम्हारा म्यूकस जो तुम्हें सर्दी के टाइम पे निकलता है ना तुम्हारी नाक से, वाइट पीला एंड दैट स्टिकी थिंग, उसको हम म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस तुम्हारी नाक में ज्यादा बन जाता है या फिर जम जाता है। तो ये तुम्हारी यूजुअली कफिंग को, वीजिंग, विस्लिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। वीजिंग और विस्लिंग का मतलब है जो तुम्हारी मतलब सी टन ये वाली जो आवाज बजती रहती है वो इसी की वजह से होती है, एंड तुम्हारी ब्रीथ थोड़ी शॉर्ट होने लगती है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। अब जब द कफिंग यूजुअली अकर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि तुम रेस्ट पोजीशन पे होते हो, यू आर नॉट गेटिंग द वाटर, तो सूखेपन की वजह से ये चीज हो जाती है। तो द एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द पैसेज फर्दर नैरोज द एयरवेज बिकॉज इट इज स्टिकी एंड थिक। अब जो तुम्हारा म्यूकस होता है वो साइडों में जम जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे शेल्फ ब्लॉक हो जाते हैं। वेयर एज तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम जो इसमें होती है वो तुम्हारी डेली एक्टिविटीज को थोड़ा हार्ड कर देती है, एंड इट्स लेट्स टू लाइफ थ्रेटनिंग, लाइक तुम्हें कई बार अस्थमा अटैक पड़ जाता है बिकॉज म्यूकस या फिर तुम्हारे नैरो शैलॉप्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट्स योर मतलब तुम्हारा पूरा ब्लॉक हो जाता है, एंड ब्लॉक होगा एंड सडन तुम्हारा हार्ट बीट, जो ऑक्सीजन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूरा प्रोसीजर होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, वो रुक जाता है। अब अस्थमा इज सच अ डिजीज जो क्योर हो सकती है और ट्रीटमेंट भी चल सकता है, एंड अस्थमा को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इट्स योर allergic and non-allergic अब allergic एंड नॉन एलर्जेटिक में क्या है, अब एक चीज और इसमें मैटर करती है कि ये तुम्हारा जेनेटिक फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होता है, एंड जो तुम्हें ये एलर्जीज देते हैं वो तुम्हारे मतलब जिसको हम एलर्जेटिक में बोले, एलर्जेटिक अस्थमा में जो कॉज होते हैं वो ये होते हैं कि जब सिगरेट पी रहा हो कोई आसपास, उसकी स्मोक से, आग जल रही हो वुड्स की, वहां पे फ्यूम्स जल रहे हो, स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं, सेंट सोप्स हैं, मतलब जिसमें भी स्मेल काइंड ऑफ प्रोड्यूस है ना, जिसका स्मेल स्ट्रांग है, वो तुम्हें एलर्जेटिक अस्थमा के थ्रू होता है। अब इसमें इसकी वजह से ही तुम्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कोल्ड, फ्लू, एंड तुम्हारे साइनस के इन्फेक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन अस्थमा में तुम्हारा साइनस वाली चीज ही से ही होना शुरू हो जाता है, एंड तुम्हें मतलब कोल्ड बहुत ज्यादा हार्ड फील होने लगता है, तुम्हारे ब्लॉक हो। अब जो मेडिकेशन हम इसमें देते हैं एलर्जेटिक और इन रेस्पिरेटरी चीज में, जो मैंने बोला कोल्ड और फ्लू में, उसमें हम तुम्हें ब्रूफेन दे देते हैं, बेटा ब्लॉकर्स देते हैं, एस्प्रिन देते हैं, मतलब वो नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, एंड अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड एंड क्योर्ड अगर तुम योगा रेगुलरली परफॉर्म करते हो, ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजेस वाले योगा एंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो। सो नॉन एलर्जेटिक में तुम्हारा जो आता है इट्स योर जैसे तुम किसी चीज से, अगर जो मैंने इसमें तुम्हें एयर फैक्टर्स बताया ना, उसी के ही सॉलिड फॉर्म में, ये तो एयर था तो इट्स योर नॉन सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म में नॉन एलर्जेटिक आता है। नॉन एलर्जेटिक इतना नहीं पूछा जाता, मोस्ट ऑफ इज योर एलर्जेटिक। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से पहले मैं तुम्हें अस्थमा का एक कंक्लूजन दे दूं, तो योर अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन और एलर्जीज इसका मेन रीजन होता है। योगा ब्रीदिंग कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, आसन जैसे सुखासन, भुजंगासन हेल्पफुल होते हैं। अब लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ब्रीदिंग कंट्रोल में आती है, एंड योर अस्थमा अटैक्स भी कम हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है,
सीवियर अटैक्स के टाइम योगा नहीं करना चाहिए, या उसके आगे पीछे के टाइम पे नहीं करना चाहिए। आगे तो ऑफकोर्स तुम्हें पता ही नहीं होगा, बट अटैक्स के बाद नहीं करना चाहिए। एंड इस चीज में भी यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नावल कितना ब्लॉक्ड है कितना नहीं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज योर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन तुम्हारा इन शॉर्ट टर्म इफ आई से इज इंक्रीज ऑफ योर बीपी। बीपी इज योर ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर का ही एक टाइप है। इफ यू नो, अगर तुमने अच्छा क्लास 11th में तो भी पढ़ाया नहीं है ना, क्लास क्योंकि आगे पढ़ाया जाता है। ओके, ब्लड प्रेशर आपके दो टाइप के होते हैं, इट्स योर हाइपरटेंशन एंड योर हाइपोटेंशन। हाइपर ज्यादा वाला, हाइपो कम वाला, बीपी लो और बीपी हाई जिसे बोलते हैं हम, हाई एंड लो। एंड ब्लड, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये दो चीजें याद रखना। ये आगे अगर तुम परस्यू करते हो, स्टडी करते हो, बीपीएड, एमपीएड, बीए फिजिकल एजुकेशन, एमए फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें पढ़ाया जाता है ये। एंड साइंस वगैरह के लिए उसमें भी काम आता है वैसे तो ये। हाइपरटेंशन होता है हाई एंड लो। एंड ब्लड प्रेशर को हम mmHg में नापते हैं। एंड इट्स योर, जो तुम्हारा वो आता है ना 90/120, तो 10 ऊपर 10 नीचे हम कैलकुलेट करके रखते हैं। बिकॉज मशीन, ये वाली जो मशीन है जो इस फोटो में है, ये तो तब भी थोड़ा बहुत एक्यूरेट बताती है, बट जो तुम्हारा मॉनिटरिंग नंबरिंग वाली होती है वो नहीं बताती। तो इसलिए हम 10 ऊपर 10 नीचे लेके चलते हैं। 16/120 ऐसे जो आता है। बस इसमें जो मोस्ट कॉमन याद रखने की चीज है वो तुम्हारी यही है कि mmHg में मिलीमीटर्स ऑफ ये, और एक चीज और इसमें, ये बड़े में नहीं है, इट्स योर स्मॉल में mm एंड h बड़ा होता है एंड g बड़ा होता है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर दिस? एंड इट्स फुल फॉर्म इज योर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। मिलीमीटर्स एंड Hg इज योर मर्क्यूरी। तो अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। अब इट बिकम्स अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज ये बहुत सारे लोग ही कर रहे हैं, और आजकल के जो लोग तो बहुत ज्यादा ही इस चीज को लेके हैं। व्हाट इज बीपी एंड बीपी हर टाइम बीपी एंड इफ आई से ना, एक साइंटिफिक टर्म में देखें, बीपी तुम्हारा कुछ चीज है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, इट्स नथिंग एल्स, नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग जो तुम्हें फिजिकली दिखा रही है वो चीज। इट्स जस्ट एन थिंकिंग ऑफ अ पर्सन, हाउ ही शी इज ट्राइंग टू गोना बिल्ड इट अप। नॉर्मल जो हाइपरटेंशन है ना, वो तुम्हारी सोचने की बीमारी है और कुछ नहीं है। बीपी भी कोई तुम्हारी बीमारी नहीं होती, कोई ये वो नहीं है कैंसर की, हाँ दिख रहा है, पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बीपी जस्ट तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस जो है। अब हाइपरटेंशन ज्यादातर मिडिल एज में ज्यादा होती है, यंगस्टर्स भी करते हैं। जो मतलब बूढ़े जिसे हम बोलते हैं, अगर वो चीज उस एज कैटेगरी में देखूं तो इट्स नॉट, उन्हें इतना है ही नहीं, उन्हें इससे है ही नहीं। बीपी क्या होता है? बीपी भाई सोचने की चीज है, सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव रखो, हो जाएगा। थोड़ा मिडिल एज वाले लोगों को और अडल्ट को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हाइपरटेंशन यूज टू अब इसका जो मेन फंक्शन होता है, इट्स मेन फंक्शन इज ऑफ हार्ट टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। अब जब हार्ट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को ब्लड वेसल ब्लड, it pushes out the blood through your blood vessels and blood pressure increases in arteries। अब इसको हम systolic blood pressure कहते हैं। अच्छा, जो मैं ऐसे लिखती हूँ, हम बीपी नापते हैं जैसे, अब 80/120 mmHg है, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाला है इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। अब इसी को हम हाइपरटेंशन एंड इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। यही नाम है इन सब चीजों के, तो याद रखना, आगे भी काम आते हैं ऐसे ही। तो अब जो मतलब जो प्रेशर बिटवीन तुम्हारी हार्ट बीट का होता है ना, मतलब हार्ट बीट रेस करी फिर नॉर्मल गई फिर जो डाउन जाती है। अब ये फेज है, अगर तुमने देखा हो डिप, जब तुम्हारा इफ यू हैव हर्ड थ्रू योर स्टेथोस्कोप, कभी ट्राई करोगे तो बीपी का तुम्हारा पल्स जब चढ़ती है एक मोशन पे रहती है, देन ड्रॉप करती है, तो वो जो बीच का फेज होता है ना, उससे तुम्हारा डायस्टोलिक निकलता है, मतलब तुम्हारा नीचे वाला जिसको हम बोलते हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज योर
120/80 mm वैसे हम 10 ऊपर 10 नीचे कंसीडर करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, बट एज ऑफ रीडिंग के हिसाब से यही है। अब अगर किसी की 140/90 के बियॉन्ड होती है, मतलब ज्यादा में होती है, तो इट्स कॉल्ड योर हाइपरटेंशन। एंड ये भी आसन के थ्रू इम्प्रूव हो सकती है। आप ग्लिम्स दूं हाइपरटेंशन का। सो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये स्ट्रेस और अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से होता है। योगा हाइपरटेंशन कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव होता है। आसन जैसे तुम्हारा वज्रासन, शवासन, ये बहुत यूजफुल होते हैं। योगा स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करता है। ब्लड प्रेशर तुम्हारा ग्रेजुअली नॉर्मल आने लगता है, एकदम से नहीं आएगा बट आएगा। हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। सडन मूवमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इंक्रीज ऑफ योर हार्ट बीट इज देयर। डॉक्टर से एडवाइस भी लेनी चाहिए। ये तो सब में ही मिलेगा तुम्हें कि मतलब डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज योर बैक पेन। मोस्ट कॉमन, मेरे को भी हो जाता है कभी कभी, डू सम विद द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बैक पेन। बैक पेन ओरिजिनेट जो होता है वो तुम्हारी बोन्स, जॉइंट, मसल, नर्व से होता है। ये अब अगर मैं इसमें बात करूं, ये तुम्हारी ये पूरी कमर है, इट्स अ पोस्चर ऑफ योर कमर। तो इसमें तुम्हारी जो कमर की डिवीजन है वो कैसे कैसे है। इट्स फर्स्ट योर सर्वाइकल, नेक्स्ट योर thoracic, देन लंबर, एंड आगे भी और आती हैं लाइक योर सबैक्टस एंड 8 और हैं, 8 और मतलब इनके कुछ नंबर्स होते हैं लाइक 32, 6, 8, ये और आगे पढ़ाते हैं। बट तुम्हारी भी मेन बेसिकली सर्वाइकल, थोरासिक और लंबर ही पढ़ाया है। तो आई फोकस ऑन हियर इस पे। जब जिस क्लास में वो जरूरत होगी तब वो पढ़ाऊंगी मैं। ओके, सो तुम्हारी जो कांस्टेंट अफेक्ट करता है ना वो यही पार्ट्स को करता है। एंड ये और कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करता है? इट्स योर आर्म्स, हिप्स एंड योर लेग्स। बिकॉज सबैक्टस जो हम बोलते हैं वो चीज पेन में होती है। इसमें एक फील ऑफ बर्निंग सेंसेशन फील होती है। मतलब ये जो हम पेन करते हैं ना, पेन जो फील होता है उसको हम मतलब डिफाइन करते हैं एज योर बर्निंग सेंसिएशन। बर्निंग सेंसिएशन। अब एफ बी से अब इसकी वजह से तुम्हारी हाथ और पैर में भी नमनेस फील होने लगती है। एंड बैक पेन इज नॉट ओनली। अब आई वॉज सेइंग ऑफ कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हमारी नहीं, हर कंट्री में यही प्रॉब्लम है। अब हर 10 में से 9 जो होता है, मतलब 10 में से 9 बंदे तो बैक पेन ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। एक ना एक बार होता ही होता है। अब बैक पेन तुम्हारी कॉमन कंप्लेन है, थ्रू आउट रहती है। एंड ये ज्यादातर तुम्हारे स्मूथ और एफिशिएंट वर्क को प्रॉब्लमैटिक बना देती है। अब इवन देयर आर नंबर ऑफ केसेस जिसमें तुम्हारे मतलब काम बिल्कुल ही 0 पॉसिबिलिटी पे चल रहा होता है कि होएगा ही नहीं वाली चीज, एंड छोड़ देते हैं। एंड दिस इज नॉट अ वैसे सीरियस प्रॉब्लम है ही नहीं है, मतलब पेनफुल है बट सीरियस नहीं है। ज्यादातर आर्म्स और लेग्स के लिए पेनफुल ज्यादा है ये। सो बैक पेन may result owing to your bad personal health habits or personal risk factors such as बैक पेन की वजह से जो तुम्हें आ जाता है, इट्स योर ओवरवेट एंड योर मतलब फिजिकल एक्टिविटीज तुम्हारी लेस हो जाती है। एंड स्मोक बहुत करते हो तुम, बिकॉज आजकल क्या बहुत टाइम से यही है, स्मोक करना तुम्हारा दिमाग शांत होने वाली चीज होगा। इट्स अ ड्रग। वो तुम्हारे सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव नर्व, सेंसिटिव फंक्शन को स्टॉप, स्मूथ कर देता है, सुन्न कर देता है। बेसिकली जो करता है सुन्न कर देता है। तो ऑफकोर्स ये तो होगा ही। सो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो मैं ये बताए हैं लाइक योर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारा ज्यादातर बैक पे बहुत स्ट्रेस रहता है। अब बैक स्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेस तो सर में ही होता है। स्ट्रेस मतलब खिंचाव, दर्द, ये चीज। एंड ये आसन से क्योर हो सकती है। देयर आर वेरियस आसन फॉर दिस। अब बैक पेन का एक ओवरव्यू या कंक्लूजन बोल लूं दूं तो
बैक पेन सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कॉमन हो गई है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है आजकल की जो चल रही है ना चीजें, उसकी वजह से, जैसे लॉन्ग टाइम बैठना, गर्दन झुका के रखना, लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ तुम्हारा फोन यूज हो रहा है, तुम्हारा लैपटॉप यूज हो रहा है, पीसी यूज हो रहा है, गलत टाइप बैठ रहे हो, मतलब गलत एंगल से बैठे हुए हो, गर्दन झुका के हो, कमर को बेंड करके हो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड योर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी डाइट भी हर फंक्शनिंग पे तुम्हें दिक्कत देती है। अब गलत पोस्चर इसका मेन रीजन होता है। योगा बैक पेन रिलीफ में बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे तुम्हारा भुजंग और सालाबस सालाबस आसन इफेक्टिव होते हैं, तुम्हारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड तुम्हारा पेन ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। एकदम नहीं होता, बट हाँ सम पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्ट गेटिंग लेस। एंड एक्यूट पेन में कभी भी हैवी आसन अवॉइड करना चाहिए। एक्यूट पेन इज योर लॉन्ग टाइम वाला जो पीरियड ऑफ फेज होता है ना, कम नहीं, लॉन्ग टाइम जो चलता आ रहा है। स्लो और कंट्रोल मूवमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफस्टाइल बात करें इन तीनों फैक्टर्स में। सो फर्स्ट हम बात करें इसमें इज योर फिजिकल बेनिफिट, देन मेंटल एंड देन सोशल। सो योगा लाइफस्टाइल को हेल्दी और डिसिप्लिन बनाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसमें हमने क्या बात करा, स्ट्रेंथ एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी। और मेंटल में यू हैव पीस एंड कंसंट्रेशन, पीस एंड कंसंट्रेशन। और स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, मेंटल पीस और कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। योगा सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, इसमें एक चीज और है, इट्स योर सेल्फ कंट्रोल। एंड सोशल में यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम पॉजिटिव रहने लगते हो, नेगेटिव थिंकिंग हट जाते हैं। और ओवरऑल पर्सनालिटी, ये सारी चीजें तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। एंड इसलिए योगा लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आसन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओबेसिटी। ओबेसिटी में लेट्स हैव दिस थोड़ा सा, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट योर ओबेसिटी का है पहला। चलो पदहस्तासन से बात करते हैं। सो पदहस्तासन का प्रोसीजर क्या होता है, नील ग्राउंड की तरफ, मतलब अपने यू कुड सी ये होता है, इनकी बस फोटो याद कर लेना, प्रोसीजर अपने आप पता ही है। सीधा खड़े हो, बेंट पूरा, टच, ट्राई टू टच द ग्राउंड, नहीं होता तो अपने टोज पैर के टच करना। एंड इस टाइम पे तुम्हें ब्रीदिंग अपनी डीप एंड इवन स्लो रखनी होती है, मतलब बहुत गहरी सांस लेते हैं, नीचे जाते हो, मतलब गहरी सांस अंदर लेके तुम बेंड डाउन करते हो, उसके बाद यू स्टार्ट रिलीजिंग इट स्लोली। एंड इसकी वजह से तुम्हारा देन एक्सपैंड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर अब्डोमिनल पोर्शन इनवर्ड। अब तुम आ गए, इसके बाद इस बेंड पोजीशन में ही अपनी सांस को खींचो अंदर, जितना डीप ले जा सको। तो तुम्हारा जो एब्डोमिनल पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर, अब्डोमिनल पार्ट है ये अंदर होगा। देन योर हेड भी मतलब तुम्हारा सर भी घुटना टच कर देगा। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, तुम्हारी बैक पेन और चेस्ट डिजीज से भी क्योर कराता है, तुम्हारी मेमोरी पावर को इनहांस करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वज्रासन। दिस इज योर वज्रासन, इट्स योर वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं, तो वज्रासन इज नील डाउन टू द ग्राउंड। वज्रासन में आप ग्राउंड पे बैठते हो, फर्स्ट यू सिट आलती पालती मार के, देन यू फोल्ड योर बोथ लेग्स इनसाइड
मतलब टच योर हिप्स, एंड इसमें अपने चेस्ट को आगे की तरफ एक्सपैंड करो, मतलब इसका मेन होता है कि तुम अपने चेस्ट को एक्सपैंड कर रहे हो, मतलब डीप ब्रीथ ले रहे हो, देन स्लोली अपने अब्डोमिनल पोर्शन को अंदर जाते हुए फील करते हो, एंड यू रिलीज। एंड अब इसका जो बेनिफिट होता है, सॉरी वैसे सेम ही है इसमें मैं बताऊं तो, ये वाली जो चीजें हैं 2 चीज इसमें भी होती हैं, एंड इसमें जो और एड ऑन बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि तुम्हारे इसमें बोलूं मतलब बात एक ही है इन दोनों में, कॉमन कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है। एंड इसमें थोड़ी और एड ऑन्स हैं, लाइक फ्लेक्सिबल होते हो, और इसमें तुम्हारा बेली फैट कम हो जाता है, और डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी तुम्हारी रिड्यूस हो जाती है, एंड तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। वज्रासन में इट्स योर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर। और वज्रासन किनको नहीं करना चाहिए? द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन। जॉइंट पेन वालों को नहीं करना चाहिए, जैसे गट्टे का दर्द, घुटने का दर्द, हिप का दर्द, कमर का दर्द, मतलब जॉइंट्स हैं, जॉइंट प्रॉब्लम है दर्द का, उसको नहीं करना चाहिए। एंड जिसको भी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम है, मतलब कमर की बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना चाहिए। एंड अगर किसी इंसान को हिलने डुलने में कुछ ज्यादा ही जॉइंट पेन की वजह से होती है दिक्कत, उसको नहीं करनी चाहिए। पद्महस्तासन किसको नहीं करना चाहिए? जिसको बैक पेन हो, एंड जो आगे बैंड फुल्ली छोड़ो, हाफ भी नहीं कर पा रहा है, मतलब हाफ इन द सेंस का तुम्हारा मतलब होता है अगर ये तुम सीधे खड़े हो, इफ यू स्टैंडिंग स्ट्रेट, तो ये हाफ नहीं बोल रही मैं, इतना तो हर कोई कर लेगा। इट्स दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वाला एंगल, ओके। एंड इसका बस यही सबको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर ऊर्ध्वहस्त आसन। इट्स दिस वर्ड, नाम पता चला मैंने क्या बोला आपको? सी, इट्स ऊर्ध्वहस्त आसन, ऊर्ध्वहस्त आसन। एंड में मैं लिख दूंगी इफ यू वांट, मैं प्रोनाउंस कर दूंगी आपके, ओके। इसमें यू स्टैंड स्ट्रेट, अपने दोनों आर्म्स को तुम सीधा ऊपर लेके जाते हो, एंड अपनी हील्स को तुम टच ही रखते हो, बस अपने आप को ऊपर पुल करने की कोशिश करते हो। सो अपने हेड के पास हाथ लाके यू क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस, एंड अपने आप को ऊपर पुल करने की कोशिश करते हो, बट तुम्हारी हील्स नहीं उठती हैं ऊपर। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि अब तुम्हारी बेली को स्ट्रेच अच्छा फील होता है, तुम्हारी डाइजेशन इंप्रूव होती है, तुम्हारी आर्मपिट्स और शोल्डर्स को गुड स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेचिंग की वजह से तुम्हें रिलैक्स अच्छा फील होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीफ होती है, बॉडी पोस्चर एनहांस होता है, तुम्हारी जो राउंड नेक वाली और बैक वाली होती है उससे भी थोड़ा तुम्हें राहत मिलती है, तुम्हारी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। इससे तुम्हारी साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है वो भी उसको भी आराम, जो बोलते हैं ना, आराम वाली फेज पे आ जाती है। एंड इट ऑल्सो तुम्हारे अब्डोमेन, दैट इज योर कोर, उसको टाइट करता है। कॉम्प्लिकेशन, जिसको नेक इंजरी या शोल्डर इंजरी है उसको नहीं करना चाहिए। एंड जिसको ऊपर देखने की, इसमें तुम्हारा फेस जो होता है ना वो ऊपर स्काई को देख रहा होता है, इसलिए इसको ऊर्ध्वा कहते हैं। ऊर्ध्वा टू योर ऊर्जा जो तुम्हारी सूरज से आ रही होती है। जिसको ऊपर देखने से ज्यादा टाइम चक्कर आते हैं, दे शुड अवॉइड दिस। नेक्स्ट वी हैव इज त्रिकोण आसन। ये दिख रहा है? चला चेंज द पेन। आई थिंक स्लाइड पीछे से कलर ऐसा हो गया ना, तो जैसे दिखने में थोड़ा वो हो रहा है। लेट्स टेक ऑरेंज, अगर दिख जाए। वैसे दिख रहा है, ये है। आई रिमूव एक्स्ट्रा चीज जो है ना, एक्स्ट्रा छोड़ो, मैं अभी सारे हटा रही हूँ। आई रीड आउट आगे बाद में तुम्हें वापसी, ओके। सो दिस इज त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन, first you stand straight, then you open your legs, then you bend forward
with one hand down and one hand up. अब आई नो एग्जाम्स में तुम्हें ये डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, तो जस्ट ट्राई आउट योर डमी वाले जो आते हैं. इफ यू आर नॉट गुड एट दीज टाइप ऑफ ड्राइंग, स्टार्ट practicing for your dummy drawings, like dummy drawings. I can write here. No. Dummy drawings are your this thing जो funny memes में आती है ना, ये वाली. This is your dummy drawings. जैसे त्रिकोण आसन वाली चीज थी, तो उसमें you can make like this. कैसे था त्रिकोण, सॉरी. आई बैक आउट पीछे जाके एक बार. अब फॉरगॉट, बहुत टाइम पहले पढ़ा था यार मैंने ये. जस्ट रिवाइजिंग ऑल दिस स्टफ. अब जैसे ये है, यू कैन मेक इट लाइक ऐसे, एंड बैक इसकी ऐसे, देन ये एंड ये डमी ड्राइंग त्रिकोणासन की ऐसे बना सकते हो. इसके लिए यू कैन मेक इट लाइक ऐसे. इट्स द डमी ड्राइंग. आप इसको एरो से एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक सिटिंग. मैंने भी ऐसे ही करा था, सिटिंग ऑन द मैट. इसको तो तुम इजीली बना ही सकते हो. मतलब ऐसे रखो, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे. इसमें यू कैन मेक लाइक दिस. तो या यही सब प्रोसेस है बस. हाँ, तो त्रिकोण आसन कैसे होता है ये देख लिया आपने. एंड इसके बेनिफिट्स होते हैं, लेग नी और चेस्ट को तुम्हें स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड होती है. ये तुम्हारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जो एंजाइम्स एंड ऑल दिस स्टफ होता है वो स्टिमुलेट करता है. तुम्हारा मेंटल और फिजिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है एंड इंक्रीज करता है. एंड इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस, एंजाइटी, बैक पेन एंड साइटिका. तुम्हारी हाइट इंक्रीज करने में भी ये वाला, तो जो सोच रहे हैं अपनी वैसे सबकी हाइट जितनी जो है इट्स गुड है ना. बट अगर कोई सोच रहा है थोड़ी बहुत अपनी बढ़ाने के लिए, तो स्टार्ट डूइंग दिस आसन. इट इंक्रीजेज योर हाइट एंड तुम्हारा एक्सेस बॉडी वेट कम करता है. ब्लड सर्कुलेशन सब रेगुलेट करता है. जितना भी बॉडी में एक्सेस फैट होता है, जो तुम्हारी ये वेस्ट लाइन होती है, इसके थ्रू वो कम कर देता है. कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, मतलब जिनको नहीं करने चाहिए, जिनको बीपी की बीमारी हो, बैक इंजरी हो, माइग्रेन हो, और जो डायरिया से सफर कर रहे हैं, उनको त्रिकोणासन अवॉइड करना चाहिए. सो आई होप ओबेसिटी के तुम्हें, अच्छा वी लेफ्ट विद वन. दिस इज जो बीच में है ये दिस थिंग. दिस इज योर अर्ध मत्स्य सेंद्र आसन. अर्ध मत्स्य सेंद्र आसन. नया सेट. I guess it's visible this time. I'll write for you. अर्ध मत्स्य सेंद्र आसन. I know it's a pretty long name. ब्रेकआउट करके याद कर लेना, या फिर इसको इग्नोर कर देना. और बाकी आई फाइंड आउट के कुछ कॉमन्स हैं, वो मैं तुमको बता दूंगी कि ये तो 5-6 याद करके जाना, क्योंकि मैंने नोटिस करा था ये सब बीमारियों में कुछ 4-5 ऐसे आसन सेम थे. चारों पांचों एक ही लिखने के बाद अलावा नीचे एक ही लिख देना, आसन दैट कैन क्योर ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर दीज. कॉमनली ये लिख देना, ठीक है. एंड नाउ ये मैंने आपको नाम फिर से बता देती हूँ. दिस इज योर त्रिकोण आसन. त्रिकोण आसन. ये तो पदहस्तासन लिखा ही है. इट्स योर वज्रासन. इट्स योर ऊर्ध. रिमेम्बर, इट्स योर ऊर्ध, मतलब स्पेल आउट ऊर्ध्वा हत आसन.
ऊर्ध्वा हस्तासन, दिस इज अ पदहस्तासन, दिस इज वज्रासन, दिस इज त्रिकोणासन एंड दिस इज अ अर्ध मत्स्य सेंद्रासन। ये किसके हैं? तुम्हारे ओबेसिटी के। कूल, ओबेसिटी के। नेक्स्ट आसन है हमारे, ओ लेक्चर लॉन्ग हो गया, ओके, सो आई विल डिवाइड इट अप दो तो पार्ट्स में। आई विल डिवाइड दिस लेक्चर, अप्रॉक्स 1 आवर का होने वाला है। आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप फास्ट एज सून पॉसिबल। ये तुम्हारे डायबिटीज के हैं, तो ये इट्स योर पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन एंड दिस इज योर पश्चिमोत्तासन। ये मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में भी बताया था, अर्ध मत्स्य सेंद्र आसन, अर्ध मत्स्य सेंद्र आसन एंड दिस इज योर भुजंगासन। इसको हम कोबरा पोज भी कहते हैं, कोबरा पोज, बिकॉज ये इफ यू सी ये तुम्हारा सांप है एंड वो ऐसे रहता है, सो ये पोस्चर की वजह से इसको कोबरा आसन कहते हैं। तो तुम्हारा ये सब आसन डायबिटीज में काम करते हैं। ये देखो फोटो से तुम्हें पता चल रहा है, यू नो कैसे लिखना है, ठीक है। अब मैं इनकी बेनिफिट बता देती हूँ। भुजंग आसन का बेनिफिट है ओबेसिटी कम करता है, स्ट्रेंथ एजिलिटी बढ़ाता है, यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर से तुम्हें क्योर करता है, क्योर फ्रॉम लिवर ऑल्सो, लीवर की डिजीज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, वर्टिबल कॉलम तुम्हारी फ्लेक्सिबल और थिन बनती है, एंड गैस डिसऑर्डर और कॉन्स्टिपेशन और इंजेशन से तुम्हें इनडाइजेशन से तुम्हें इम्प्रूव कराता है, एंड तुम्हारे हाथ की मसल्स को, या बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कॉफ, ये जो तुम्हारी होते हैं ये मसल्स को इट स्ट्रेंथन्स अप। एंड इसके कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, बैक इंजरी है, हेडेक है और अब्डोमिनल सर्जरी हुई है, वो उनको अवॉइड करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी ये अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे विल गेट स्ट्रेच आउट टू देयर टमी एरिया। पश्चिमोत्तासन, पता है कैसे बैठना है, पहले बैठना है, देन यू हैव टू बेंड। ये तुम्हारे याद हो, इस पद हस्तासन का बैठा वाला वर्जन है, फॉर फनी वे आई यूज्ड टू रिमेम्बर लाइक दिस, ठीक है। सो इसके तुम्हारे इट्स एलिवेट्स गैस ट्रबल, ये तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बोन्स जल्दी घिसने लग जाते हैं उसको उससे प्रिवेंट करता है, एंड कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से भी, लाइक योर पीसीओडीज वालों को भी ये सब करना चाहिए एंड स्टफ। हाँ, कुछ साइंटिफिक नहीं निकला है अभी तक, बट फॉर एन इम्प्रूव तुम ये करना चाहिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स वालों को। साइटिका, बैक का इस्तेमाल से रिलीफ मिलती है, ओबेसिटी कम होती है, एंड इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग योर अब्डोमिनल डिजीजेस एंड क्योर योर स्किन डिजीजेस। वर्टिब्रा बिकम्स तुम्हारी फ्लेक्सिबल, वर्टिब्रा इज योर दिस, फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी बन जाती है। कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, जिनका लिवर फैला हुआ है, स्प्लीन है या एक्यूट अपेंडिक्स हुआ है, उनको अवॉइड करना चाहिए, एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस वालों को ये इग्नोर करना चाहिए, लाइक मेनली अस्थमा वालों को, एंड जिसको बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम है उसे भी ये नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो एक्सपर्ट की गाइडेंस में करो। कूल। अर्धमत्स्य सेंद्र आसन मैंने पिछला भी बताया था, सो हमें एक तो कॉमन मिल गया इन दोनों में, दैट्स योर अर्धमत्स्य सेंद्र आसन, ये तुम्हारा कॉमन 2 में हो ही गया है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज योर अस्थमा। अब अस्थमा में वी हैव वेरियस ऑफ ये, तो पवन मुक्त का नहीं बताया मैंने शायद तुम्हें पीछे वाली स्लाइड में, पवन मुक्त का, हाँ नहीं बताया, ओके। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन तुम्हारे गैस ट्रबल से बचाती है। लो, पवन मुक्त आसन पीछे भी था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं पीछे नहीं था, ओके। अर्धमत्स्य सेंद्रिय पर कॉमन है। ये पवन मुक्त आसन को तुम्हें पता है गैस रिलीज करता है, फैट थायराइड और बटक से कम करता है, स्ट्रेंथ करता है एब्डोमिनल मसल्स को, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्निया है, स्लिप डिस्क है, हार्ट प्रॉब्लम से, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब्डोमिनल सर्जरीज वालों को अवॉइड करना चाहिए। अब अस्थमा पे आते हैं।
अस्थमा के बाद वी हैव 2 मोर एंड देन वी आर फिनिश। आई नो लेक्चर लॉन्ग हो गया है बट समझाना जरूरी था, पॉइंटर्स बताने जरूरी थे। बोर्ड्स ज्यादा दूर नहीं है, एंड ऑफ द ईयर हो चुका है, यू हैव द मंथ फॉर रिवीजन। बट मैं तब भी थ्योरी तुम्हें पॉइंट वाइज करा रही हूँ, प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ। जो तुम्हें पेपर में लिख के आने मेन मेन पॉइंट्स वही बता रही हूँ। बस मेरी बात सुनते रहा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जो मैं पॉइंट पीपीटी में स्लाइड पे दिखा रही हूँ एंड जो मैं बोल रही हूँ बस वो पॉइंटर्स नोट करो। पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, ड्यू टू अस्थमा वी कैन कॉज दिस, जरूरत नहीं है। पॉइंट्स लिखो, मतलब ऊपर अस्थमा लिखो, जस्ट राइट ऊपर अस्थमा, नीचे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। इससे ब्रीथ प्रॉब्लम लिख, फिर आगे अस्थमा लिख, फिर आगे ये लिख। बस ये नहीं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू अस्थमा, ये तीन चीज लिख। अच्छा, ब्रीथिंग में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये अस्थमा अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट से लिखना। शॉर्ट नोट्स बनाओ मेरे मतलब जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वो, बस। क्योंकि कहानी बनानी सबको आती है, लाइनों के आगे जितना भी लिखना होता है ना, ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो। बस ये पॉइंट्स लिखो, एनी शॉर्ट पॉइंट्स है। अब मुझे पता है सारे बच्चे पूरी पूरी बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, मेन मेन पॉइंट्स जानते हैं। एंड मैं इतनी एक्सपीरियंस दूँ, अप्रॉक्स 5 to 6 years स्टडिंग कंटिन्यूअस फिजिकल एजुकेशन, क्लास 11 12 बीए, मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसी चीजें, तो आई नो कि कैसे क्या बच्चे करते हैं। तुम पॉइंट्स फ्लो चार्ट भी बना के आओगे, यू विल गेट एन आंसर गुड। पूरा पूरा थ्योरा लिखने का जरूरत नहीं होती, कहानी लिख रहे हो बैठ के। सो चिल आउट, ओके, जस्ट कॉपी पेन लेके बैठा करो एंड पॉइंटर्स नोट करते रहा करो। सो अच्छा, मैंने पीछे आपको ये बता दिया था वैसे इनके नाम, ओके बता देता हूँ। सो या वी आर ऑन अस्थमा, राइट। अस्थमा के अब पहले हम इसकी बात करते हैं। इट्स योर सुख आसन, सुख आसन, कूल। इट्स योर चक्रासन। जो जो आप मतलब योगा परफॉर्म करते होगे उनको तो पता होगा, इसको हम डी भी बोलते हैं, डी जो हम बोलते हैं। एंड ये तुम्हारा गोमुख आसन है, गोमुख आसन। ये तुम्हारा पर्वत आसन है, एंड इट्स, ये तो पता ही है तुम्हें, पीछे भी पढ़ा हमने ये, भुजंगासन। और ये तुम्हारा ये जो ये याद है, पीछे भी पढ़ा है मैंने, पश्चिमोत्तासन। एंड ये मत्स्य सेनासन। ओके, नाम पता चल गए। अब इनके कॉमन तुम वो सुनो, गैस ट्रबल से बचाते हैं। ये तो याद रखो कि स्ट्रेंथनिंग तो तुम्हारी करते करते हैं। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से बचाते हैं, साइटिका बैक एक अस्थमा कम करते हैं, ओबेसिटी कम करते हैं, एब्डोमिनल डिसऑर्डर से बचाते हैं, स्किन डिजीज से बचाते हैं, फ्लेक्सिबल हेल्दी रखते हैं, हैंड मसल्स टाइट होती हैं। मत्स्यसेन से तुम नेक शोल्डर्स की टेंशन, दर्द, स्ट्रेस जिसे कहते हैं वो कम होता है तुम्हारा। और जिसको, अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इन सबके, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो ना करे, जिसको इंसोमेनिया माइग्रेन है वो ना करे, जिसको नेक इंजरी और लोअर बैक में प्रॉब्लम हुई है वो भी ये आसन ना करे। नाउ आर हाइपरटेंशन, सेकंड लास्ट हमारा ये हाइपरटेंशन। नाउ हाइपरटेंशन में बात करें तो अबाउट योर आसन, दिस इज योर मोस्ट कॉमन आसन, ताड़ासन। This is your Savasana. This is your Vajrasana, and this is your पढ़ा हमने पिछली साइड में पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन। This is your Bhujangasana, and this half bend is known as your Ardha Chakrasana, Ardha Chakrasana। अब हाइपरटेंशन में ये चीजों में तुम्हें पता है क्या ये उन्हें स्ट्रेस टेंशन से रिलीफ करता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ठीक होते हैं, तुम्हारी लेग स्ट्रेंथ होती है, वेस्ट और थाई से तुम्हारा फैट रिड्यूस होता है, बैक पेन को कम करता है, नेक शोल्डर से स्ट्रेस रिलीव होती है। अब किसको ये नहीं करने चाहिए, हु शुड अवॉइड, जिनको माइग्रेन, हेडेक, लो बीपी, डायरिया और इंसोमेनिया होता है। कॉमन चीजें हैं, सब याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए बोल रही हूँ मैं। और आसन भी कॉमन है, एंड में लिख देना आराम से, जरूरत नहीं हर एक के आगे तो पहले हाइपरटेंशन लिख दिया फिर उसके
डिसऑर्डर, ये कैसे चीजें लिखते हो सारे पहले लिखो, हाइपरटेंशन है ये जो दो शॉर्ट थ्योरी बताई मैंने वो लिखो, उसके बाद फिर एंड में लिखते रहना कि भाई ये आसन परफॉर्म करोगे, 5-6 आसन कॉमन हम निकाल रहे हैं इसमें, वो लिख देना। देन एडवांटेज मतलब बेनिफिट्स लिख देना कॉमन ही सबके, एंड कॉन्ट्रडिक्शन भी कॉमन सबके। अगर सेपरेट पूछता तो सेपरेट में भी वही लिख देना। टेंशन की बात ही नहीं भाई, लोड ही नहीं मत लो, इजी पेपर चिल दे के आओ आराम से मजे में। और इसके कॉन्ट्रडिक्शन जिसको हार्निया बैक इंजरी है वो ना करे, अब्डोमिनल सर्जरी वाला भी ना करे। लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट बैक पेन। बैक पेन में ये वही है, भुजंग, अर्धमध्य सेंद्र, ताड़ासन। अच्छा ये दो क्यों लगे हैं अर्धमध्य सेंद्र? ओ सॉरी माय बैड सॉरी। अर्धमध्य सेंद्र आसन में तुम्हारा हाथ विद स्ट्रेट लाइन रहता है तुम्हारे नी के, और ये जो है ये तुम्हारा वक्र आसन है। वक्र आसन में यू क्रॉस योर अपोजिट हैंड टू द नी। इसमें तुम्हारा अपोजिट होता है बट ओवरलैप नहीं करता, इसमें ओवरलैप तुम टच करते हो। मतलब इफ यू कैन सी, तुम्हारा ये वाला हाथ है ये स्ट्रेट रखा है, इसमें इसने क्रॉस करके अपने आगे पैर के टो को टच करा हुआ है। एंड दिस इज योर सालाभसासन। अब इसके हम बात करें बेनिफिट्स, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है, किडनी को स्ट्रेंथ देता है, क्रॉनिक बैक पेन और शोल्डर पेन से बचाता है, स्टिफनेस और वर्टिब्रे रिड्यूस करता है, बेली फैट रिड्यूस करता है। एंड अवॉइड किसको करना चाहिए? जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसको पेपियाटिक यूक्लर की दिक्कत हो, एंड जिसको सीरियस बैक इंजरी हुई हो, उनको ये इग्नोर करना चाहिए। तो बच्चा बाटी यही था इतना आज के चैप्टर में। विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, चैप्टर 4 तुम्हारा। होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब, और मेन तो रही गया लाइक करना मत भूलना। एंड बच्चा बाटी ऑल योर्स, ऑल इन माई एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ लगा रही हूँ बिकॉज आई नो ये हुआ बना रखा है इस चैप्टर का, बस इस चैप्टर नहीं मतलब इस सब्जेक्ट का कुछ इतना बड़ा है नहीं ये। एवरीवन कैन स्कोर गुड, एंड बस कॉपी पेन लेके बैठा करो, शॉर्ट नोट्स जो बताती हूँ वो पॉइंटर्स लिखते रहा करो। मैं थ्योरी नहीं बताती हूँ, मैं नोट वो पॉइंटर्स बताती हूँ मेनली, बस ये नोट करते रहा करो। इफ यू वांट लाइव लेक्चर्स वगैरह या फिर सेपरेटली लाइव क्लास तुम्हारी ली जा सकती है, कमेंट करो, विल स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस। PYQs मेरे पास मेरे टाइम के क्वेश्चन पेपर्स भी पड़े हैं, आई शेयर देम, एंड तभी हम उन क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही विल टॉक अबाउट कि कैसे आंसर फॉर्मेशन है सब, वैसे तो मैं साथ साथ बता ही रही हूँ। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।